तो वेलकम दोस्तों, इस नए सेशन में आपका स्वागत है। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि ये एक सेशन है जिसमें हम टॉपर्स की आंसर कॉपीज को ना सिर्फ एनालाइज करते हैं बल्कि दिस इज अ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सीरीज, राइट। कि टॉपर्स किस तरीके से अपनी अपने ठीक है कुछ एक अनकन्वेंशनल क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं और उनका जो मटेरियल है, जो उन्होंने यहाँ पे अपना बेस्ट मटेरियल आंसर के अंदर लिखा हुआ है, उस बेस्ट मटेरियल को हम अपने लिए कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2024 में मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। ये काफी अच्छी हेल्दी एक प्रैक्टिस प्रूव हो सकती है। और श्रुति शर्मा मैम की ये कॉपी है, 2021 के टॉपर है, AIR 1 सभी लोग जानते होंगे, और इनकी कॉपी ना बेस्ट बेस्ट कॉपी है। मैं तो ये कहूंगा आज तक, ठीक है, आज तक के टॉपर्स में, स्पेशली पिछले 10 साल में, अगर बेस्ट कॉपीज मुझसे पूछी जाए कि किसकी आपने देखी, मैंने श्रुति शर्मा मैम की देखी। भाई जिस तरीके से क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं ना, क्वेश्चन को ब्रेक करना, वो स्टाइल वो स्टाइल सीखने की जरूरत है, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा इसमें कुछ, ठीक है, घुसिया नहीं मारेंगे ज्यादा, शुरू करते हैं। The third battle of Panipat did not decide who would rule India, right? But rather who would not. अब देखिए, जैसी हमारी ठीक है अपनी टेक्निक है चीजों को डिस्कस करने की, वो ये, पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। आप भी अभी पॉज कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को सोचिए कि आप इसमें क्या लिखते हैं, राइट। तो पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे 1-2 मिनट, देखेंगे कि हम क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते थे, फिर है ना देखेंगे कि टॉपर ने कैसे क्या चीज ऐड करी। देखो इस क्वेश्चन के ना मैं 2 पार्ट देख पा रहा हूँ। पहले कि भैया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन रूल नहीं करेंगे, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन रूल, है ना, कौन रूल करेंगे, ये डिसाइड नहीं कर पाए। मतलब रूलर्स को इसने डिसाइड नहीं किया, उस बैटल से एलिमिनेट होने वाले लोगों को डिसाइड कर दिया। समझ रहे हो? तो सबसे पहले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को एज ए डिसाइसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, लैंडमार्क इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। ये किसके बीच हुई थी? ये मराठाओं के बीच और जो अफगान अहमद शाह अब्दाली आया था, उनके बीच जो है ये युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, 1761 में, right? तो देखो ये क्या बता रहा है इसमें ना, अगर हम, मैं क्वेश्चन को अभी अगर देख पा रहा हूं, अगर हम ऐसे एड्रेस करेंगे कि इट डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल, और उसके बाद अगर हम ये बताएंगे कि बैटल से कौन कौन एलिमिनेट हुआ, तो वो इसमें फ्लो अच्छा नहीं बनेगा। पहले अगर हम ये बता दें कि भैया किन किन पावर्स की अथॉरिटी अब तक डिप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो बचे हुए थे, तो वो फ्लो इसका सही रहेगा, राइट। पहले हमने क्या बताना है, पहले अगर मैं लिखता तो मैं ये लिखता कि रेदर हु वुड नॉट रूल, है ना, कि बैटल ऑफ पानीपत डिसाइडेड हु वुड नॉट रूल, ऐसे करके कोई हेडिंग इसमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या इसमें लिखेंगे, पहला कि भैया मराठा एलिमिनेट हो गए, मराठा इसमें हार गए, वो एलिमिनेट हो गए, मराठा पावर का डिप्लीशन यहीं से शुरू हो गया। तो ठीक है, इंडिया के पावर स्ट्रगल से ये तो बाहर हो गए। मुगल ऑलरेडी बाहर थे, मुगल ऑलरेडी बाहर थे, ठीक है। जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ये भैया वो जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो मुगल का ही वहां पे एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव था, फॉर्मली तो एटलीस्ट मुगल का ही रिप्रेजेंटेटिव था, तो वो तो बाहर हो गए। बंगाल की पावर भी ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी। तो इस बैटल ने इन तीनों को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। और क्योंकि ये बैटल मराठा के बीच में हुई है, और हुई भी दिल्ली के इलाके में, जहां पे अवध के नवाब का एक बड़ा, ठीक है, एक बड़ा वो इन्फ्लुएंस का एरिया था, राइट। तो वो उस बैटल को रोक नहीं पाया अपने अपने ही रीजन में, राइट। तो जो जो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था एक तरीके से, तो वो सब चीजें ये एक तरीके से अलायंस में बने हुए थे। तो अवध के नवाब की भी यहाँ से अथॉरिटी डिप्लीट होते हुए हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक ग्रुप था जो कि एलिमिनेट हो गया इंडिया के पावर स्ट्रगल से, बट इट डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया। व्हाई? बिकॉज स्टिल देयर वर मल्टीपल पावर्स, स्टिल देयर वर मल्टीपल पावर्स। ब्रिटिश एक पावर अभी भी अवेलेबल थी, ठीक है, ब्रिटिश एक पावर अभी भी अवेलेबल थी। हैदराबाद एक अभी भी पावर मौजूद थी। आप टीपू सुल्तान को इसमें, ठीक है, उसका राइज यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया टीपू भी एक था, कंटेंडर था, राइट। सो देयर वर मल्टीपल पावर्स हु वर स्टिल प्रेजेंट इन इंडिया। फ्रेंच, फ्रेंच क्योंकि वॉन डिवोश इसके बाद हुई, तो फ्रेंच वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंडिया, राइट। तो ये पावर अभी भी अवेलेबल थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये डिसाइड नहीं हो पाया कि रूल कौन करेगा, बट एलिमिनेट कौन हो गया पावर प्ले से, ये डिसाइड इसने कर दिया। अब देखते हैं इन्होंने कैसे ये एड्रेस किया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत fought in 1761 between Maratha and Afghans, Ahmad Shah Durrani having a lasting spectrum। इनके हिस्ट्री के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया आई थिंक इनका हिस्ट्री ऑप्शनल भी था, आई थिंक इनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो राइट।
तो ये हमें कुछ एकदम एनलाइटनिंग मटेरियल यहाँ से दे सकते हैं। तो इंट्रो इन्होंने भी वैसे ही किया कि इट डिड नॉट डिसाइड, वाओ, देखो ये हेडिंग भी इनकी वैसी ही है कि इट डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया, राइट। इन्होंने भी पहले वही पॉइंट एड्रेस किया, इट डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया। नहीं, हमने ना हु वुड नॉट, हाँ, हमने ये चीज पहले एड्रेस करी थी, लेकिन इन्होंने पहला पार्ट पहले एड्रेस किया, इन्होंने वही फ्लो मेंटेन किया। ये भी एक है ना, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख पाता, इन्होंने इस तरीके से लिख दिया कि भैया अफगान हु वॉन द ठीक है, डिड नॉट वांट टू कैप्चर इंडिया, ठीक है, वो अपनी परमानेंट अथॉरिटी यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो वापस चले गए, और इंडिया में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस उसके बाद पैदा हो गया, सिंपल, है ना। और मराठा की जो है लेसन फॉर इंटीग्रिटी इन टेरिटरी, पता नहीं ये है ना क्या इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट, लेकिन हाँ इनका सेंस यही है। देन अदर प्रिंसिपैलिटीज हु वॉन, रोहिल्लाज, ठीक है, नवाब ऑफ अवध डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो इन्होंने यही बताया इसमें कि भैया नवाब ऑफ अवध भी जो है रेस से बाहर हो गया, तो ये भी इंडिया को रूल नहीं कर पा रहे थे। देन नो मेजर पावर एमर्ज्ड आफ्टर द वॉर, नो मेजर पावर, ठीक है, तो इस वजह से भी ये जो है डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन कौन पावर जो है इंडिया में रूल करेगी, है ना। दस द विनर्स ऑफ द वॉन विनर्स ऑफ द वॉर डिड नॉट गो ऑन टू रूल इंडिया, ठीक है, मतलब वही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई अपने 3 पॉइंट्स में। हाउएवर लूजर्स वर क्लियरली, ये चीज इन्होंने यहाँ पे एड्रेस कर दी कि भैया इसने ये तो नहीं बताया कि रूल कौन करेगा, लेकिन जो लूजर्स थे वो तो आउट ऑलरेडी हो चुके थे, मराठा बाहर हो चुके थे, वही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई, है ना। मराठाज टिल देन फॉरमोस्ट चैलेंज टू ब्रिटिश वर डीलेजिटिमाइज्ड, वाओ, ऐसे इन्होंने वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, डीलेजिटिमाइज हो गए, उनकी लेजिटिमेसी ही खत्म हो गई इस वॉर में हार के। देन इंटरनल वीकनेस ऑफ मराठाज, ठीक है, एंड इंटरनल राइवलरी, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कमांड क्लियरली हाईलाइटेड, ठीक है, इन्होंने मराठा सेंट्रिक ही ये चीज को यहाँ पे बताया हुआ है। देन द मुगल रूलर्स प्रूव्ड इनकेपेबल ऑफ डिफेंडिंग देयर क्राउन, बिल्कुल सही बात है, मुगल रूलर्स, भैया मराठा जो है ना, मराठा खुद को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित नहीं किए थे, ठीक है, वो अभी भी मुगल्स के एक तरीके से मुगल अथॉरिटी को उन्होंने फॉर्मली डिफाई नहीं किया था, वो अभी भी मुगल को इंडिया का एम्परर मानते थे, समझ रहे हो। तो वो जो इंडिया का एम्परर है वो अपने ही एक तरीके से फ्यूडेटरी को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो इस वजह से मुगल भी जो है एलिमिनेट हो गए, जो हमने पहले ऑलरेडी देखा कि द पावर ऑफ फॉरेन ट्राइब हाईलाइटेड द एब्सेंस ऑफ एनी पावरफुल इंडियन रूलर, फॉर एग्जांपल रोहिल्ला टू वीकेंड देयर ओन, ठीक है, मतलब इस तरीके से उन्होंने पॉइंट का यहाँ पे जुगाड़ कर दिया, एक अच्छा आंसर इन्होंने लिखा हुआ है। हाउएवर द वॉर क्लियरली लेड द बैकड्रॉप फॉर द राइज ऑफ ब्रिटिश इन द पावर वैक्यूम हाईलाइटेड इन नॉर्थ इंडिया बाय द डिफीट ऑफ मुगल्स एंड मराठास, इन्होंने वो पॉइंट यहाँ ऐड नहीं करा यार कि भैया स्टिल देयर वर मल्टीपल पावर्स हु वर कंटेंडर्स फॉर द हेजेमनी इन इंडिया, या फिर हेजेमनिक पोजीशन इन इंडिया। हैदराबाद का नवाब अभी भी कंटेंडर था, टीपू सुल्तान ग्रो कर रहा था, ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि मराठा पूरे डिप्लीट हो ही चुके थे, समझ रहे हो, ऐसा भी नहीं है, मराठा अथॉरिटी पूरी डिप्लीट ही हो चुकी थी, तो इस वजह से ये डिसाइड नहीं हो पाया कि फाइनली रूल कौन करेगा, सो दीज आर्गुमेंट्स कुड हैव बीन इनकलकेटेड हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एक मिनट मैं ना इसका थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, डन। तो ये देख लो कि नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, द फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन वाज नथिंग मोर देन अ बंच ऑफ अनईजी कॉम्प्रोमाइज, देखो इन्होंने ना चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, चीजों को यहाँ देखो अंडरलाइन किया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। अब ना ये आई थिंक ये सबसे पहले ये बताएंगे कि फर्स्ट एफर्ट्स, हाउ इट वाज ए फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नथिंग मोर देन अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस, कि भैया ये बस कुछ नहीं था, एक कॉम्प्रोमाइज का लेटर था। तो हम इसको देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। नेहरू रिपोर्ट को सबसे पहले बताते हैं कि एक्चुअल में ये क्या थी, ठीक है। ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा इंडिया को जो है इंडियंस को एक चैलेंज दिया गया था, है ना, कि सबके लिए एक्सेप्टेबल किसी कॉन्स्टिट्यूशन को वो ड्राफ्ट करके दिखाए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, ये हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। देन हम क्या बताएंगे
कि नेहरू रिपोर्ट एज फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स इसमें लिखे जा सकते थे कि नंबर 1, एज ए रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश चैलेंज टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, इट वाज यूनानिमसली, ठीक है, यूनानिमसली पास्ड इन द कांग्रेस सेशन, ठीक है, 1928, ठीक है, जो लास्ट में कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें, आई थिंक ये कलकत्ता सेशन में हुआ था, यूनानिमसली ये पास हुआ था और एक एज ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अडॉप्ट किया गया था। नंबर 3, इट वाज, है ना, इट वाज एन अल्टरनेटिव, है ना, इट वाज एन अल्टरनेटिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन, काइंड ऑफ पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट वाज प्रेजेंटेड एज एन अल्टरनेट टू 1929 का एक्ट। कुछ इस तरीके से इस पे 2-3 पॉइंट लिखे जा सकते थे, कुछ इस तरीके से। देन नथिंग मोर देन बंच ऑफ अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस। फिर एडम हेडिंग एक हम बनाते, भैया अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस, सिंपल, इतनी सी इसमें हेडिंग बनाई जा सकती थी। फिर ये अनईजी कॉम्प्रोमाइजेज क्या थे, इसमें हम इन चीजों को लिख सकते थे, राइट। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल इसमें एक एक लूज फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई थी, राइट। नंबर 2, स्पेशली इसकी डिमांड कौन कर रहा था, इसकी डिमांड मुस्लिम लीग कर रहे थे। बाद में फिर ठीक है, इनकी डिमांड ये एक मुस्लिम लीग की डिमांड ये भी थी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, सॉरी, वो जो आपकी रेजिडुअरी पावर्स हैं वो स्टेट्स को दी जाए, ठीक है। हालांकि ये फिर बाद में एक्सेप्ट नहीं की थी। एक है ना, एक मुस्लिम लीग की वजह से ये कॉम्प्रोमाइज की लिस्ट हम इसमें लिख सकते हैं, और एक हिंदू महासभा की ओर से भी जो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजेस वहां पे एक तरीके से उन्होंने प्रपोज किए थे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के हिसाब से ये नेहरू रिपोर्ट जो है फ्रेम की गई थी, राइट, कि दे वर डिमांडिंग मोर पावरफुल सेंटर, है ना। देन एक बात इसमें और लिखी गई थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में ही, कि इसमें रिजर्वेशन की बात की थी मुस्लिम्स के लिए। हालांकि इसमें मुस्लिम्स के लिए जो जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, उस चीज को इसमें नकारा गया था, लेकिन रिजर्वेशन की बात इसमें की गई थी। तो ये रिजर्वेशन टू द मुस्लिम्स वाज आल्सो ए कम्युनल कॉम्प्रोमाइज, नंबर 1, है ना। नंबर 2, इसमें, ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज फिर हिंदू महासभा की ओर से, या फिर जो रेडिकल हिंदू फैक्शन उस टाइम के थे उनकी जो डिमांड थी, उसके हिसाब से भी इसमें एक कॉम्प्रोमाइज ये हुआ था कि भैया रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स ओनली इन मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, समझ रहे हो, सॉरी, मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस, रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स ओनली इन मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस। तो इसमें स्पेशली जहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, जैसे सिंध का प्रांत हो गया, राइट, यहाँ पे मुस्लिम्स को वो रिजर्वेशन देने की बात नहीं हुई थी, क्लियर। तो मतलब इस तरीके के इसमें कॉम्प्रोमाइजेस की लिस्ट हम लिख सकते हैं। ये देखते हैं इन्होंने क्या इसमें किस तरीके के कॉम्प्रोमाइज लिखे हुए हैं। ये एक मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में इसे डालूंगा, क्योंकि एकदम से अगर ये एग्जाम में ठेल दिया ना ये क्वेश्चन, तो एड्रेस करना इसको काफी मुश्किल हो जाता। नेहरू रिपोर्ट वाज फॉर्म्ड बाय अ कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू 1928, ठीक है। चैलेंज ऑफ लॉर्ड, हाँ, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यार, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे ना इनका नाम एक्चुअली याद नहीं हुआ, नाम याद नहीं रहा। देयर वाज दिस, हाँ, ठीक है, मोंटेगू चैम्सफोर्ड चैलेंज नहीं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने ये चैलेंज नहीं दिया था। देयर वाज दिस, ठीक है, न्यूली इलेक्टेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक, जिसने ये चैलेंज दिया था इंडिया के लिए, प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बट इट वाज नॉट लॉर्ड चैम्सफोर्ड फॉर श्योर। तो राइट, लेकिन फिर भी टॉपर ने लिखा है भाई, ठीक लिखा होगा, कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, मैं उसका नाम भूल गया। नेक्स्ट आते हैं कि फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द वाओ, इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही बताया कि भैया इट वाज फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट लेड डाउन द डिमांड्स फॉर इंडियन, है ना, डिफाइड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यू इंडिया एंड, ठीक है, एंड डिफाइंड द राइट्स ऑफ द पीपल। तो इसी तरीके से इन्होंने ये चीज भी बताई कि एज ए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे था, अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, वाओ। तो ये इनकी एक, ठीक है, अच्छी कलाकारी इन्होंने ये दिखाई कि अनईजी कॉम्प्रोमाइजेज ऐसे ठेल के नहीं लिख दिए जैसे हमने बताया, इन्होंने वैसे लिखे कि बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन, जिसमें क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेज थे, जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस वाज ए गुड कॉम्प्रोमाइज, ये हमने स्किप कर दिया, दिमाग से निकल गया। कंटिन्यूड रोल ऑफ वाइसराय इन इंडियन अफेयर्स, ये इन्होंने खुद इसमें क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्रिएट करके दिखाया, क्रिएटिविटी है कि भैया वाइसराय की अथॉरिटी को इन्होंने ऐसे नहीं किया कि बिल्कुल वाइसराय हटना ही चाहिए,
So this was also an uneasy compromise. Then between Congress and Muslim League, अब वो चीज आएगी एड्रेस जो हमने ऊपर किया था कि भैया दो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर रिजेक्टेड, वही बात कि इश्यूज अबाउट द रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन माइनॉरिटी भाई माइनॉरिटी प्रोविंसेस है ना वर नॉट फाइनलाइज्ड. नो नो, दिस वाज फाइनलाइज्ड. माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में इन्हें रिजर्वेशन दिया जाना था, मेजोरिटी में नहीं. सो इट वाज फाइनलाइज्ड. लेकिन फिर भी टॉपर ने लिखा है भाई, ठीक लिखा होता है. देन बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स, socialist and conservatives. Okay, so Nehru and Bose against the idea of limited government put forward by the report. Against the idea of limited government put forward by report. मुझे समझ नहीं आया कुछ कि इन्होंने क्या लिखा है, कि भाई लिखा हुआ है, पॉइंट बनाया हुआ है, टॉपर का सही होगा. आई थिंक हमने जो पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए वो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा रेलिवेंट थे, लेकिन ठीक है इन्होंने लिखा इसमें, क्योंकि बिटवीन बिटवीन कांग्रेस एंड हिंदू महासभा भी इसमें लिखा जा सकता था उस तरीके से कि दस ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शंस ओके जिन्ना कास्ट पुट फॉरवर्ड हिज 14 डिमांड while नेहरू एंड बोस led द इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग. ओके ओके ओके, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है. हाँ, नेहरू और बोस ने ये उसी टाइम बनाई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये मिलकर के उन्होंने बनाई थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एक्चुअली. येट मेजर ब्रेक थ्रू इसमें था फंडामेंटल राइट का. देखो ये इन्होंने पॉजिटिव साइड भी साथ में लिख दिया, क्योंकि इन्हें मालूम है भाई पेज भरा नहीं जा रहा है. समझ रहे हो, ये ऊपर के इनके जो पॉइंट्स हैं जेनरिक से हैं, अब यहाँ इन्होंने स्पेशलाइज पॉइंट दे दिए जो हमने मिस कर दिए कि है ना. मेजर ब्रेक थ्रू इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट्स, और वुमेन को स्पेशल है ना, स्पेशली इसमें वुमेन को इक्वल राइट दिया कि डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड. ओके, एंड प्रूव्ड रॉन्ग चैलेंज बाय चेम्सफोर्ड. ये कंफर्म कर लेना यार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ही था क्या ये, आई डोंट थिंक ये चेम्सफोर्ड था. द नेहरू रिपोर्ट दस नॉट not completely was an important stepping stone in conceptualization of ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, of जो भी होगा है ना, of strong song. कुछ भी इन्होंने लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन फिर भी जो है टॉपर ने लिखा हुआ है सही है. नहीं, इनके स्पेशली जो एथिक्स के मैंने आंसर्स देखे थे उसमें इनके कंक्लूजन वगैरह बहुत ही सही थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी का. लेकिन हमारे जो पॉइंट्स थे ना वो बेटर पॉइंट्स थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, बाकी आप लोग इसमें बता सकते हैं नीचे, राइट. कि इंडियन कल्चर गॉट एज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कल्चर्स एज इट हैज इन्फ्लुएंस्ड देम. वाओ, तो ये एक ठीक है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात कर रहा है. भैया फॉरेन कल्चर से इंडियन कल्चर भी इन्फ्लुएंस हुआ है और इंडियन कल्चर ने भी उनको इन्फ्लुएंस किया है. बहुत इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना. कल्चरल डायमेंशन को डिफाइन करके हम बता सकते हैं इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कल्चर्स. तो वो इन्फ्लुएंसेस यहाँ लिख सकते हैं, है ना. फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जॉइंट फैमिली वगैरह टूट गई है ना. आपके ठीक है पहनावे पे क्या फर्क पड़ा, जैसे जीन्स का कल्चर आ गया, इस तरीके की चीज में लिख सकते हैं. ठीक है, फूड पे क्या फर्क पड़ा, मैक्डोनलाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ऐसी चीजें है ना. आप इसमें हॉलीवुड का कल्चर, ये सब चीजें इसमें लिख सकते हैं. देन इंडियाज इन्फ्लुएंस वो क्या हो सकता है भाई, नंबर वन भाई योगा सबसे बढ़िया, ठीक है. देन इंडिया का स्पेशली जो आपके ठीक है जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये इतना फेमस हो रहा है. इंडियन जो फूड है ये ब्रिटिश प्लेट्स में, ठीक है, ये वेस्टर्न प्लेट्स में इतनी ज्यादा फैल रही है ना. इंडियन इंडिया एज अ न्यू वेडिंग डेस्टिनेशन बन रहा है और लोग इंडियन स्टाइल में वेडिंग करना चाहते हैं. सो ये चीजें जो है हम इसमें लिख सकते हैं. इंडियन कल्चर इज ट्रूली मिक्स्ड बाय ट्रेडिशंस, ठीक है, customs, languages, dynamism, rich history, etc. तो इन्होंने बता दिया सब कंटिनेंट का. इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स, वही चीज कि भैया एरियाज, ये क्या है, अच्छा जो भी है ठीक है. कुर्ता पजामा की जगह अब जो है अपना ये क्या है, अनारकली की इन्फ्लुएंस द पर्शियन सूट. ओके, देन लैंग्वेज जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन्फ्लुएंस ऑफ ठीक है अरामिक. ओके, अरामिक और ग्रीक एटसेट्रा, ठीक है. तो इन्होंने ये बताया कि भैया अरामिक और ग्रीक लैंग्वेजेस का जो इन्फ्लुएंस है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की लैंग्वेजेस में रहा है, राइट. जैसे आप इसमें लिख सकते हैं खरोष्टी वगैरह का, तो इनका इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है. आर्ट में भी बताया, वाओ. तो इन्होंने ना एंशियंट चीजों के बारे में ज्यादा बताया हुआ है, ये अच्छी बात है कि गंधारा स्टाइल जो है ये आपके ग्रीक स्टाइल से जो है
ग्रेको रोमन स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है। म्यूजिक आप इसमें बता सकते हैं, कथकली डांस जो है, ये गवाला स्टाइल ऑफ म्यूजिक, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया हुआ है कि हाँ इंडियन कल्चर इन चीजों से। तो हमने तो बहुत ही मॉडर्न जैसी चीजों की, मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस की बात करी, इन्होंने ना इंडियन कल्चर की हिस्ट्री को इसमें बताया, ये एक बेस्ट बात है, ये हम मिस कर जाते हैं, राइट। तो इन्होंने ओवरऑल कल्चर का बताया, ना सिर्फ मॉडर्न कल्चर का। देन इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन कल्चर, लैंग्वेज, वेस्टर्न वर्ड शैम्पू कम फ्रॉम इंडियन चंपा, वाह चंपी, ये मुझे पता ही नहीं था। देन ड्रेस, ठीक है, पजामा एंड साड़ी, ये प्रचलित हो रही है वेस्ट में, है ना। इंग्लिश वर्ड पेंटालूम, ठीक है, पतलून, ओके ओके, तो हो सकता है पेंटालूम जो है इंडियन पतलून से निकला है। साइंस एंड नॉलेज, ठीक है, अराबिक न्यूमेरिक सिस्टम, अ गिफ्ट ऑफ इंडियंस। तो इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से इन चीजों को इंटीग्रेट किया। अगेन ये सेकंड पार्ट में ना, ये अपने वाले ऑप्शन आई थिंक ये बेटर लगते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, इट इज नॉट स्पेसिफिकली अ हिस्ट्री का क्वेश्चन। दस हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर हैज बीन, क्योंकि ऊपर हिस्ट्री के बारे में नहीं तो बोला हुआ है यार, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया क्या। इंडियन कल्चर गॉट एज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कल्चर, हाँ इन्होंने हिस्टोरिकल एंगल इसमें ज्यादा डाल दिया, है ना, लेकिन फिर भी, है ना, ओवरऑल जो है ये एकदम अच्छी डायमेंशन इन्होंने ओपन, ये यूनिक आंसर लिखा हुआ है। इंडियन कल्चर हैज बीन वन ऑफ द कांस्टेंट डिप्रेशन, ठीक है, गिव एंड टेक एंड लेंस, ये क्या है, आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, इस तरीके से इन्होंने कंक्लूड कर दिया। आई होप ये सेशन जो है ये आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, है ना, क्वेश्चन थोड़े बढ़ाएंगे, इसके बाद बढ़ाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।